नमस्कार, स्वागत है आप सबका। हेडलाइन के बाद अब तक की बड़ी खबरें सबसे पहले आपको बताते हैं। भोपाल में सीएम शिवराज की मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा का दौर जारी है। 22-23 जून को ग्वालियर दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया रहने वाले। उज्जैन में पीएनबी के 3 करोड़ गबन केस में हेड कैशियर अरेस्ट हो गए। मध्य प्रदेश में 1 से 31 जुलाई तक तबादलों पर लगी रोक हटेगी। तो ये बड़ी खबरें हैं जिसके ऊपर हमारी नजर रहने वाली है। अब तक की बड़ी खबरें और बुलेटिन में विस्तार से खबरों को जानें। इसके पहले आपको यह भी दिखाते हैं मध्य प्रदेश की 4 बड़ी खबरें कौन सी हैं जिस पर हमारी नजर है। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम पर कांग्रेस ने फिर प्रदर्शन किया, जमकर प्रदर्शन किया। सीएम शिवराज ने मंत्रालय में मंत्रियों से कोरोना की तीसरी लहर को लेकर सीधे तौर पर बातचीत की, विभाग की समीक्षा की। बीजेपी प्रदेश प्रभारियों की पदाधिकारियों की बैठक हुई। आज मोदी सरकार के कामों को जनता के बीच ले जाने मंडल स्तरीय कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला हो गया। और इस बीच मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी। खास तौर पर कोरोना से गंभीर रूप से पीड़ित कर्मचारियों के तबादलों को लेकर के एक आदेश आया है या एक संकेत मिला है। चलिए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। भोपाल में आज बीजेपी प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने बताया कि उनके कार्यकाल की पहली प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक 24 जून को होगी। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे। जिला कार्य समितियों की बैठक 1 से 15 जुलाई और मंडल कार्य समितियों की बैठक 16 से 21 जुलाई तक आयोजित की जाएंगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जल्दी ही जिला कार्यकारिणी और मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों का ऐलान होगा। 10 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संकट का मुकाबला करता राष्ट्र विषय पर एक वर्चुअल सत्र होगा। 20 जून से 6 हफ्ते तक केंद्रीय संगठन प्रशिक्षण देगा, जो जिले में मंडल के लिए आयोजित होगा। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी मंडल के 2 जगहों पर कार्यक्रम होगा। 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर 6 जुलाई तक विचार गोष्ठी और संवाद कार्यक्रम होंगे। 25 जून को प्रबुद्ध जनों और विशिष्ट जनों की बैठकें और सम्मेलन होंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम कार्यक्रमों का ऐलान कर चुकी है। पदाधिकारियों से संवाद, कार्यकारिणी के सदस्यों से मुलाकात, इसका क्रम शुरू हुआ है और निचले स्तर तक ये कार्यक्रम होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष इसकी शुरुआत करने वाले हैं। आज पार्टी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन सारे कार्यक्रमों की विस्तार से मीडिया को जानकारी दी है। आने वाले वक्त में पार्टी के कार्यक्रम क्या होंगे और कैसे कार्यकर्ताओं को निचले स्तर तक तैयार किया जाएगा, इसको लेकर बातचीत की। कार्य समितियों की अलग अलग स्तर पर बैठकें होनी है और इसका पूरा कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी तैयार कर चुकी है। सुधीर हमारे साथ में जुड़े हैं, सुधीर दंडोतिया भोपाल से। जी सुधीर, आज भारतीय जनता पार्टी ने अगले कार्यक्रम घोषित किए हैं। देखिए पुनीत, बिल्कुल बात की जाए, न केवल अगले कार्यक्रमों की घोषणा की गई है बल्कि प्रदेश कार्य समिति पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जो टीम है वो मंथन करती हुई नजर आएगी। और 24 जून को बीजेपी के तमाम नेता जो है कार्यकारिणी के ऐलान के बाद पहली बार बैठक में शामिल होंगे। हालांकि ये बैठक जो है वर्चुअली आयोजित की गई है, जिसमें जो बड़े पदाधिकारी हैं उनको भोपाल से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा जो जिस जिले के पदाधिकारी हैं उनको एक साथ बीजेपी के जिला कार्यालय में लगभग बैठक की तर्ज पर ही जोड़ा जाएगा। लिहाजा बात की जाए तो प्रदेश के अंदर, या कहना चाहिए कि देश के अंदर कोई भी राजनीतिक दल के द्वारा बड़ी जो हाईटेक एक बैठक है उसका आयोजन 24 जून को किया जाना है। पर लेकिन इसके अलावा अगर बात करें तो एक लंबी श्रृंखला कार्यक्रमों की बीजेपी ने आज तय की है, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ बीजेपी के जो प्रदेश पदाधिकारी बैठे थे उनके बीच में यह तय किया गया था कि आज से 18 जून से अगर बात किया तो 10 जुलाई तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जो काम किए गए थे उसको बीजेपी जनता तक पहुंचा
पहुंचाने का काम करेगी, यानी कि मोदी सरकार के कामकाज जनता के बीच लेकर जाएंगे बीजेपी के कार्यकर्ता, ये तय किया गया है। इसके अलावा बात करें तो 20 जून से अगले 6 हफ्ते तक केंद्रीय इकाई के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो कि मंडल स्तर तक चलेगा। साथ ही साथ बात करें तो 23 जून को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस को से 6 जुलाई तक अलग अलग विचार गोष्ठियों का आयोजन किया जाएगा और 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात बीजेपी के कार्यकर्ता एक साथ सुनेंगे। लिहाजा आज बीजेपी की प्रदेश जो पदाधिकारियों की बैठक हुई, काफी अहम ये बैठक जिसमें आने वाले कार्यक्रमों की चर्चा की गई। और साथ ही साथ बात करें तो 3 साल के बाद बीजेपी की कार्य समिति की बैठक होगी, यह भी निर्णय लिया गया। यह बैठक 24 जून को आयोजित की जाएगी, जो कि पूरी तरीके से वर्चुअली होगी। पुनीत, चलिए, तो ये पूरा कार्यक्रम है और इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा आज बना भी ली गई और सबको बताया है और सबकी भूमिकाएं भी इसमें तय कर दी जाएंगी। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जंबो कार्यकारिणी भंग करके छोटी कार्यकारिणी बनाएगी। आगामी नगरीय निकाय चुनाव में देरी के चलते एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ अपनी नई कार्यकारिणी के गठन में जुट गए हैं। कार्यकारिणी की घोषणा 24 जून को होने वाली कांग्रेस नेताओं की बड़ी बैठक के बाद कभी भी हो सकती है। नई टीम बनाने के लिए कमलनाथ सभी नेताओं से सहमति बना रहे हैं। इस बार कांग्रेस की जंबो कार्यकारिणी की जगह छोटी टीम होगी। इस कार्यकारिणी में दूसरी पंक्ति के नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। अनुमान यह है कि प्रदेश कार्यकारिणी में 40-45 लोग होंगे। कमलनाथ अपनी नई टीम अगले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बना रहे हैं। प्रदेश में इस वक्त नाम बदलने को लेकर सियासत भी जारी है। ग्वालियर के नाम बदलने की सियासत अब खुलकर दिखने लगी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बाकायदा एक प्रस्ताव तैयार करके राज्य सरकार को भेजा, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान से यह मांग की गई कि ग्वालियर का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई महानगर किया जाए। प्रस्ताव में कहा गया कि महान बलिदानी वीरांगना लक्ष्मीबाई का आज 164वां बलिदान दिवस है और ऐसे में समस्त नागरिकों का संकल्प सरकार के समक्ष प्रस्ताव कर रहे हैं कि ग्वालियर का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेताओं ने मांग करते हुए कहा कि लक्ष्मीबाई ने भारत को आजाद कराने के लिए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ युद्ध करते हुए अपने प्राण आहूत कर दिए और उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में अमर करने के लिए यह जरूरी है कि ग्वालियर का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रस्ताव पारित किया है कि ग्वालियर नगर का नाम महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से रखा जाए। उनके नाम से अगर ग्वालियर का नाम रखा जाएगा तो हमको खुशी होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। 1 से 31 जुलाई तक ट्रांसफर पर लगे बैन को हटाने जा रहे हैं। बजट सत्र के दौरान कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया गया था कि 1 से 31 जुलाई के बीच ट्रांसफर हो सकेंगे, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के कारण प्रस्तावित नीति को लंबित कर दिया। ट्रांसफर में कोरोना से गंभीर बीमार सरकारी कर्मी को प्राथमिकता दी जाएंगी। सीएम ने चौथे कार्यकाल में पहली बार ट्रांसफर से बैन हटाया है। इस बार तहसील, जिला और राज्य स्तर पर तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के तबादले प्रभारी मंत्री के अनुमोदन पर ही किए जाएंगे। वहीं प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन और जिले के भीतर के तबादले प्रभारी मंत्री और कलेक्टर आपसी समन्वय से करेंगे। हमने तय किया कि 1 जुलाई से 31 जुलाई के बीच प्रशासनिक आधार पर या अत्यंत संवेदनशील मानवीय आधार पर स्थानांतरण किए जा सकेंगे। वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस आज पूरे देश में मनाया गया, लेकिन वीरांगना की शहादत पर मध्य प्रदेश में राजनीति ना हो ऐसा कम ही हुआ है। एक बार फिर प्रदेश की सियासत में नाम की और बलिदान दिवस पर इसकी राजनीति जमकर दिखी। बयानबाजी का दौर चला। कांग्रेस ने रानी लक्ष्मीबाई को नमन करते हुए सिंधिया पर निशाना साधा। जबलपुर से कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना ने इस मौके पर कई आरोप लगाए। महारानी लक्ष्मीबाई, जिनका हमने बचपन से कहानियाँ सुनी और ये पूरे देश जानता है कि उसमें अगर अंग्रेजों का साथ किसने दिया और किसने उनके पीठ में खंजर भोंका। सिंधिया जी आए या कोई भी आए, ग्वालियर का तो अपना एक बहुत बढ़िया इतिहास रहा है, लेकिन उसी के साथ एक काला धब्बा भी लगा हुआ है।
केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ग्वालियर चंबल अंचल को मेडिकल क्षेत्र में कई बड़ी सौगातें दी। कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए अंचल के कलेक्टर और सीएमएचओ को मेडिकल उपकरण दिए, जिनमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन फ्लोमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, पोर्टेबल एक्सरे मशीन जैसे कई महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की लक्ष्मीबाई के नाम पर ग्वालियर शहर का नामकरण करने की मांग को उन्होंने हास्यास्पद बताया। किसान आंदोलन पर तोमर ने कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कृषि कानून पर चर्चा के लिए कोई भी किसान यूनियन सरकार से आधी रात को भी बात कर सकता है, लेकिन कृषि कानून रिफॉर्म नहीं होगा। अपने ट्रांसफर से नाराज चल रहे आईएएस लोकेश कुमार जांगिड़ को फोन पर धमकी मिली। लोकेश जांगिड़ के पत्र के मुताबिक आरोपी ने गुरुवार रात 11:49 पर अज्ञात नंबर से कॉल कर जांगिड़ को 6 महीने की छुट्टी पर जाने को कहा है। धमकी मिलने के बाद लोकेश जांगिड़ ने तत्काल डीजीपी मध्य प्रदेश को व्हाट्सएप और अन्य माध्यमों से शिकायत की, लेकिन 12 घंटे बाद भी उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। लोकेश जांगिड़ ने घटना के बाद डीजीपी को इस संबंध में एक शिकायत मेल और दूसरे माध्यम से की। हालांकि अभी तक डीजीपी या उनकी तरफ से किसी ने ना तो कोई जवाब दिया और ना ही संपर्क किया है। अभी प्रक्रिया यहीं से शुरू होती है। यहाँ से एनओसी मिलने के बाद में ये डीओपीटी भारत सरकार जाएगा और डीओपीटी फिर महाराष्ट्र सरकार से एनओसी मांगेगी और मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों से एनओसी मिलने के बाद में डीओपीटी इसको अप्रूव करेगी। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। कोरोना को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव 4 लाख से ज्यादा मामलों की ऊंचाई तक पहुंची। काफी दिनों से 1 लाख से कम मामले सामने आए। मामले कम हो रहे हैं, उसके बावजूद हमने अपनी टेस्ट करने की प्रक्रिया को कमजोर होने नहीं दिया है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने किसानों के आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शांति के साथ आंदोलन से उनको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन प्रदर्शन स्थल अब महिलाओं के साथ बदसलूकी का अड्डा बन चुका है। बंगाल में चुनाव को लेकर याचिकाओं का दौर शुरू हो गया। आज भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने एक याचिका दाखिल की, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष को 83 कृष्णानगर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से विधायक और तृणमूल कांग्रेस के नेता मुकुल रॉय को अयोग्य घोषित करने की मांग है। कांग्रेस नेता अजय माकन ने कहा है कि सचिन पायलट बहुत वरिष्ठ नेता और कांग्रेस के स्टार प्रचारक हैं। ये बेबुनियाद बात है कि वो किसी नेता से मिलने का समय चाहें और समय न मिल पाए। प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और हम सब की सचिन पायलट से लगातार बात हो रही है। दिल्ली दंगा मामले में 3 आरोपियों की जमानत के खिलाफ आज दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसलों के खिलाफ पुलिस की अपील पर उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के मामले में जमानत पाने वाले 3 छात्र कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए। और वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का है, जल्दी हाजिर होते हैं। नकली रेमडेसिविर मामले में गुजरात से जबलपुर लाए गए 4 आरोपियों से एसआईटी पूछताछ कर रही है। आरोपियों ने यह बात स्वीकार की कि जबलपुर में मरीजों को लगाए गए नकली रेमडेसिविर गुजरात की फैक्ट्री में बने थे, जिन्हें इंदौर के रास्ते जबलपुर पहुंचाया गया। एसआईटी सपन जैन, सुनील मिश्रा, कौशल वोहरा, पुनीत शाह से पूछताछ कर रही। आरोपियों ने जबलपुर के सिटी हॉस्पिटल में नकली रेमडेसिविर की डिलीवरी की बात कबूल की। एसआईटी अभी 3 दिन तक 4 आरोपियों से रिमांड पर पूछताछ करेगी, जिसमें कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। 4 अन्य आरोपी जो गुजरात में थे, उन्हें हमारी एसआईटी की टीम लेकर आई है। उनका 4 दिन का पुलिस रिमांड मांगा गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो पूछताछ में कंफर्म हुआ है कि इंजेक्शन इंदौर के थ्रू आए हैं और इंजेक्शन गुजरात से आए हैं। गुजरात में ये इंजेक्शन सूरत में बने हैं। ग्वालियर नगर निगम की टीम पर हमला करने वाले 4 लोगों पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज कर उनको गिरफ्तार किया। शोरूम के बाहर रखे सामान को हटाने के लिए टीम पहुंची थी, जहां टीम पर सामान उठाने के दौरान शोरूम के कर्मचारी ने विवाद के बाद पथराव किया, मारपीट की थी। पड़ाव थाना क्षेत्र में लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर वीरांगना बलिदान दिवस मेले का आयोजन होना था।
इसीलिए गुरुवार को नगर निगम कमिश्नर समेत अधिकारी वहां राउंड लेने पहुंचे। कमिश्नर के निर्देश पर टीम सड़क के किनारे रखे सामान को उठा रही थी और इसी दौरान शोरूम से 4 से 5 युवक बाहर निकले और टीम को स्लिप रैक उठाने से रोका और इसी बात पर मारपीट की शुरुआत कर दी। इंदौर जिला कोर्ट में भय्यू महाराज आत्महत्या मामले की लगातार सुनवाई हो रही है। आरोपी पक्ष के वकीलों ने आत्महत्या के वक्त मौके पर पहुंची एफएसएल अधिकारी डॉक्टर मयूरी थनवार से क्रॉस एग्जामिनेशन किया, जिसमें आत्महत्या के वक्त उनके कमरे की स्थिति क्या थी, सुसाइड नोट कहां रखा था, इस बारे में आरोपी पक्ष के वकील ने पूछताछ की। साथ ही पूछा कि आत्महत्या के कमरे के बगल वाले कमरे में डीवीआर अब तक कोर्ट में पेश क्यों नहीं किए गए। इस पर जवाब देते हुए मयूरी ने बताया कि उन्होंने उसी समय अभियोजन पक्ष को इसे सुरक्षित रखने के निर्देश दिए थे। वहीं इस मामले में महिला आरोपी की जमानत याचिका को कोर्ट ने निरस्त कर दिया। ग्वालियर में एक महिला ने धर्म न बदलने पर ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि ऐसा नहीं करने पर ससुराल वालों ने उसका सामान बाहर फेंक दिया। पीड़िता का आरोप है कि उसके बच्चों और पति समेत घर से बेदखल कर जान से मारने की धमकी दी गई। मामले में पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई न होने पर पीड़िता 3 बच्चों और पति के साथ लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर धरने पर बैठी है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर अब तक एफआईआर दर्ज नहीं की। हिंदू महिला ने 10 साल पहले मुस्लिम पुरुष से विवाह किया था। महिला का कहना है कि उसने मुस्लिम युवक के साथ हिंदू रीति रिवाज से शादी की। उसके पति धर्म बदलकर हिंदू हो गए, लेकिन ससुराल वाले महिला पर धर्म बदलने का दबाव बना रहे थे। जब वो नहीं मानी तो उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। मेरे पति ने धर्म परिवर्तन अपना लिया है, मुझे भी अपना लिया है, और इस चक्कर में उनने मुझे घर से बाहर निकाल दिया, हम दोनों को, सबको। हिंदू धर्म अपनाया तो ऐसे क्यों घर से निकाले गए? हाँ, हिंदू धर्म अपनाया इसलिए घर से निकाल दिया। हम लोगों को सबको जान से मारने की धमकी दी है कि मैं हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार हूँ अपनी पत्नी के साथ में। मैंने अपनी हिंदू धर्म अपनाया, इस कारण मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जान से मारने की धमकी दी है। काफ़ी मैं आवेदन लगा चुका हूँ, एसपी ऑफिस में भी लगा चुका हूँ और डीआई साहब के पास में दे चुका हूँ। वो में लोग मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। एक महिला आई थी जिसकी 10 साल हो गए हैं शादी को, वो और उसके पति आए थे कि उनको घर से बाहर निकाला जा रहा है। इसकी अभी शिकायत प्राप्त हुई है, इसमें जांच की जा रही है। छतरपुर के बक्सवाहा जंगल में हीरा खदान के लिए 2 लाख से ज्यादा पेड़ काटने की अनुमति को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। हाईकोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए केंद्र और राज्य सरकार समेत आदित्य बिड़ला ग्रुप के एसएल माइनिंग कंपनी के खिलाफ नोटिस जारी किया। 21 जून से पहले उनसे जवाब मांगा है। जबलपुर के अधिवक्ता सुदीप सिंह सैनी ने यह याचिका दायर की। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार ने बक्सवाहा जंगल में 382 हेक्टेयर वन भूमि हीरा खनन के लिए 50 साल के लिए माइनिंग कंपनी को लीज पर दी है। हीरा खनन के लिए करीब 2,15,000 पेड़ काटे जाएंगे, जिसकी भरपाई मुमकिन नहीं होगी। साथ ही पेड़ कटने से वन्य पशु पक्षियों और जैव विविधता को भारी नुकसान पहुंचेगा। इसके अलावा करीब 8,000 आदिवासी बेदखल हो जाएंगे, इसीलिए पेड़ काटने की अनुमति को रद्द किया जाए। अब मामले पर अगली सुनवाई 21 जून को होगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।